Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic oscillations and the question says a small bob joins two light, unstretched, identical springs anchored at their far ends and arranged along a straight line as shown in the figure. The bob is displaced in a direction perpendicular to the line of the springs by 1 centimeter and then released. The period of the ensuing vibration of the bob is 2 seconds. Find the period of the vibration if the bob were displaced by 2 centimeter before release. The unstretched length of the springs is L naught, much greater than 1 centimeter, and gravity is to be ignored. चलिए तो जैसा कि सवाल में दिया हुआ है हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनिशियली क्या था, दो स्प्रिंग थे यहाँ पर और बीच में क्या था, मास m का एक बॉब था और बोला ये गया है कि ये जो लेंथ है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम लोगों ने इसे डिस्प्लेस किया। यहाँ पर आपको ग्रेविटी की कोई फिक्र नहीं करनी है क्योंकि ये मान लीजिए कि एंटी ग्रेविटी स्पेस में है। तो जब हम लोगों ने इसे इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग है ना, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, ये जो स्प्रिंग की जो इनिशियल लाइन थी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग जब हम लोगों ने इसे स्ट्रेच किया, और जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कितना स्ट्रेच किया था, इट वाज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर, और जब हम लोगों ने रिलीज करा तो क्या पाया गया, द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द बॉब वाज फाउंड आउट टू बी 2 सेकेंड्स, है ना। तो अब हमसे बोल रहा है कि अगर इंस्टेड ऑफ 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग और नीचे ले जाते हैं ना, यहां से छोड़ते इसे, तो बताइए यहां से छोड़ने का मतलब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले जाकर के नीचे फिर यहां पर से छोड़ते तब क्या होता। क्लियर है। और एक कंडीशन अपने को दी हुई है कि ये जो एल नॉट है ये मच ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है। चलिए तो एक काम करते हैं, अब हम लोग कैलकुलेशन कराते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि एल नॉट जो है वो मच ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है। मान लीजिए किसी मोमेंट पर ये जो बीड है ना या जो पार्टिकल है ये ओरिजिनल लाइन से कितनी दूर है, x दूरी पर है। ठीक है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने करके रख दिया है यहाँ पर। इनिशियल लेंथ एक स्प्रिंग की देखें तो एल नॉट थी, यहां से यहां तक की दूरी x है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसकी लेंथ निकाल ली अंडर रूट ऑफ एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि ये जो स्प्रिंग है ना, ये कितना फोर्स निकाल रहा है। तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले चेंज इन लेंथ निकालना होगा, राइट। तो चेंज इन लेंथ निकालने के लिए क्या करें, पहले तो जो लेंथ आई है ना, फाइनल जो लेंथ आई है उसको मैं लिख देता हूं एल बराबर अंडर द रूट ऑफ एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। लेकिन मुझे एक चीज क्लियर है यहाँ पर कि ये जो एल नॉट है ना, वो एक्स के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत बड़ा है। तो मुझे आइडिया क्लिक कर रहा है कि क्यों ना मैं यहाँ पर बाइनोमियल लगाने की कोशिश करूं, है ना। सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं एल नॉट स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर, और बाहर मैं क्या कर दूंगा, एल नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं ये कितना बन गया, ये बन गया एल नॉट अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट का स्क्वायर, राइट। तो अब मैं बाइनोमियल लगा सकता हूँ, है ना। एल कितना आ जाएगा मेरे पास, एल नॉट अंदर वाले टर्म को क्या लिख दूंगा, 1 प्लस ये होल की पावर हाफ है, तो हाफ नीचे उतर आएगा और क्या हो जाएगा, 1 प्लस हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट का स्क्वायर। करेक्ट है यहाँ तक। तो मेरी जो लेंथ आई एक स्प्रिंग की फाइनली इस मोमेंट पर वो कितनी आई, एल नॉट और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल नॉट स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है कि जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एल माइनस एल नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, एल नॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एल नॉट स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल नॉट, राइट। तो अगर मैं किसी एक स्प्रिंग को देखूं तो वो कितना फोर्स लगाएगा, वो इस बीड पर है ना, इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाएगा, k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, जो कि हो जाएगा k एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल नॉट, है ना। ये इधर फोर्स लगा रहा है और दूसरा स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा सेम अमाउंट का k एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल नॉट, राइट। और यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगेगी नहीं क्योंकि हमें ग्रेविटी को इग्नोर करने को कहा है। तो हमें ये साफ दिख रहा है कि इस पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा इस डायरेक्शन में, है ना।
क्योंकि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और हम लोग सिमेट्री से कह सकते हैं कि रिजल्टेंट विल बी अपवर्ड। तो अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है स्मॉल एम पर, वो कितना लगेगा, 2 टाइम्स के एक्स स्क्वायर अपॉन 2L0 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो चलिए अब कॉस थीटा निकालते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, कॉस ऑफ थीटा हम लोग कितना बोल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, एक्स, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर द रूट ऑफ एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं, नीचे एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2k एक्स स्क्वायर अपॉन 2L0 एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 से 2 चला जाएगा। एल नॉट स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा है किसके सामने, एक्स स्क्वायर के सामने। तो इसीलिए कितना बन जाएगा, के एक्स क्यूब अपॉन, ये बन जाएगा एल नॉट और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एल नॉट स्क्वायर मतलब एल नॉट। तो ये बन गया एल नॉट का स्क्वायर। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेट फोर्स ऑलमोस्ट कितना हो गया, के एक्स क्यूब अपॉन एल नॉट स्क्वायर, राइट। और अगर मैं इसको डायरेक्शन के सेंस में देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि फोर्स जो है ना, फोर्स किस तरीके का है, फोर्स या फोर्स इज ट्राइंग टू रीस्टोर, है ना, रीस्टोर इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो ये जो फोर्स है ये इस तरीके से लग रहा है सच दैट कि ये स्प्रिंग्स की नेचुरल लेंथ को वापस से एक्वायर करवाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर नेट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना, तो स्प्रिंग वापस से अपने इस ओरिजिनल शेप को मेंटेन करना चाहेगा। वो अलग बात है कि इनर्शिया के कारण ये फिर ऊपर चला जाएगा। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से इसका मोशन कैसा होने वाला है, ऑसिलेटरी, राइट। यहाँ पर मोशन जो है हम लोग सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि ऑसिलेटरी है, क्योंकि अगर देखा जाए विथ साइन तो F बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स क्यूब अपॉन एल नॉट स्क्वायर। यहां पर मैंने क्या किया, कंसिडरिंग डायरेक्शन, है ना। तो मुझे इतना सारा काम करके क्या समझ में आया, फिलहाल बस ये समझ में आया कि ये जो फोर्स है वो इस पार्टिकल के मोशन को कैसा बना देगा, ऑसिलेटरी बना देगा। क्लियर है। लेकिन अब मैं फिर से परेशान हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन आया वो x की पावर 3 का आया, राइट। अगर सिर्फ x का आता तो मैं बोल देता कि ये SHM है, और SHM होने पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सिंपली बोल देता कि टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट जो L बाई के वाला फैक्टर आता है वो बोल देता, सॉरी 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई के बोल देता। लेकिन यहाँ पर मैं वैसा कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, है ना। तो अब मुझे सोचना होगा कि इस सवाल को कैसे किया जाए। चलिए, तो अब मैं टाइम पीरियड निकालने के लिए यूज करूंगा एनर्जी मेथड, है ना। देखिए मान लीजिए ये अभी ऑसिलेशन कर रहा है और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ये कितना दूर है अपने मीन पोजीशन से, x डिस्टेंस, ठीक है। तो इस समय मैं ये जानता हूं कि डेल्टा एल कितना आया होगा, डेल्टा एल आया होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2L0, राइट। ये तो हम लोगों ने डिराइव कर रखा है। तो अब जो है हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो चलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इसका इसका एक्सट्रीम पोजीशन है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग कितना कह देंगे, हम लोग कह देंगे कि ये एम्पलीट्यूड है और इसकी वैल्यू है लेट अस से a। तो जब ये जो पार्टिकल है m मास का, ये जब यहां पर होगा, है ना, तो उस समय हम लोग डेल्टा एल को कितना कह देंगे, डेल्टा एल हो जाएगा, उस समय एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल ए। तो मैं डेल्टा एल कितना कह दूंगा, ए स्क्वायर अपॉन 2L0, राइट। तो ये एक तरीके से डेल्टा एल की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। और x की मैक्सिमम वैल्यू को मैंने क्या नाम दे दिया, कैपिटल ए। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, है ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर एनर्जी काइनेटिक तो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जीज, और अपने पास दो दो स्प्रिंग है। तो इस मोमेंट पर, है ना, टोटल एनर्जी सिस्टम के पास कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ हाफ के
मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड, सॉरी, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना स्प्रिंग के केस में। जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। वहां पर एक्स क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो मेरे केस में जब ये पार्टिकल बिल्कुल एक्सट्रीम पर है तो उस समय स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ कितने का आएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट, और इसका भी करना होगा होल स्क्वायर, क्योंकि मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। और डेल्टा एल मैंने यहाँ पर कौन सा रखा, मैक्सिमम रखा। क्यों मैंने ये काम किया, क्योंकि मुझे सिस्टम की टोटल एनर्जी चाहिए थी, बिकॉज देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स इन द सिस्टम, जिसके कारण जो है कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है एंड वाइस वर्सा। ऑलराइट, अब ये जो टोटल एनर्जी आई है हमारे सिस्टम के पास, उसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, उसको मैं कंपेयर करूंगा जब पार्टिकल कहां पर है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर है ना। इस समय भी टोटल एनर्जी तो इतनी ही आनी चाहिए, लेकिन इस बार मुझे दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड किधर है, कुछ इस डायरेक्शन में, इस मोमेंट पर, जैसा मैंने दिखाया डायग्राम में। और प्लस स्प्रिंग्स में भी तो इलोंगेशन है ना कुछ कुछ। तो अब अपने पास तीनों के पास एनर्जी है ना, इस स्प्रिंग के पास भी है, इस पार्टिकल के पास भी है, और इस वाली स्प्रिंग के पास भी है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। टू से टू कट गया तो ये कितना बन गया, के ए स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर एल नॉट, अभी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर की पावर फोर। तो इस एनर्जी को किसके साथ कंपेयर किया जाए, इसको सबसे पहले तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम, और लेटर से कि उसकी स्पीड है v, तो हम लोग लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। और किसके साथ, तो टू टाइम्स हाफ के मल्टीप्लाइड बाय जो भी डेल्टा एल था, है ना। और डेल्टा एल यहाँ पर, चलिए अभी तो मैं डेल्टा एल का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब अगले स्टेप पे आएंगे और हम लोग देखेंगे कि डेल्टा एल इस मोमेंट पर कितना था। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था, डेल्टा एल था एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट, राइट। तो मैं यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फोर ए की पावर फोर अपॉन, सॉरी के, यहाँ पर इसको के लिख देते हैं ना, k इंटू ए की पावर फोर अपॉन फोर एल नॉट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस k टाइम्स डेल्टा एल कितना था, डेल्टा एल था एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट होल की पावर टू। अब यहां से देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने दूं तो ये क्या बन जा रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर फोर अपॉन फोर एल नॉट स्क्वायर। तो यहां पर मैं अगर लिख दूं के ए की पावर फोर अपॉन फोर एल नॉट स्क्वायर, तो टू, टू टू ज़ा फोर, और इधर भी टू टू ज़ा फोर। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, के ए की पावर फोर अपॉन टू एल नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर फोर अपॉन टू एल नॉट की पावर टू। तो यहां पर देखिए अपने को क्या क्या मिल रहा है, v मिल रहा है और x मिल रहा है, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, मेरे को ये याद है कि अगर मैं देखूं कि v को क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं dx by dt, और इधर x है, तो क्यों ना मैं v निकाल लूं एज अ फंक्शन ऑफ x। तो चलिए एक काम करते हैं, v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालने की कोशिश करते हैं। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर फोर अपॉन टू एल नॉट स्क्वायर माइनस के एक्स की पावर फोर अपॉन टू एल नॉट स्क्वायर, राइट। तो यहां से मेरे पास वी स्क्वायर कितना आ गया, वी स्क्वायर आ गया के अपॉन टू एल नॉट स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर फोर माइनस एक्स की पावर फोर। सही यहां तक। तो यहां से मेरे को v की वैल्यू कितनी आ गई, k अपॉन टू एल नॉट स्क्वायर इंटू एम मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर फोर माइनस एक्स की पावर फोर, और पूरे को क्या पहनाना होगा, रूट की माला, है ना। तो ये पूरे में मैंने रूट लगा दिया। तो अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि v को मैं क्या लिख सकता हूं, v को मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt, है ना। तो चलिए इसको और फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने dx को अलग कर दिया और dt को अलग कर दिया, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं अगला काम क्या करने वाला हूं, मैं दोनों तरफ लगाने वाला हूं इंटीग्रेशन का साइन, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था,
आपको याद होगा मुझे चाहिए था टाइम पीरियड, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर, है ना, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दूं इनिशियली 0 और लेटर से कि फाइनली x की वैल्यू मान लीजिए मैं कह दे रहा हूं कैपिटल A, तो आप एक बार डायग्राम देखिए, x की वैल्यू 0 और वहां से कहा कैपिटल A, इसका मतलब ये पूरे के पूरे टाइम पीरियड का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट हुआ, है ना? तो अगर मैं इनिशियल वैल्यू x की वैल्यू 0 रख रहा हूं और फाइनल वैल्यू x बराबर a रख रहा हूं, तो यहां से जो मुझे टाइम आएगा वो कितना आएगा, t बराबर 0 इसे बोल देता हूं और यहां पर जो टाइम है उसे क्या बोलना पड़ेगा, कैपिटल T बाय 4, क्योंकि ये तो टाइम पीरियड का 1/4 है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये t बाय 4 बन गया। राइट हैंड साइड को जरा देखिए ना, राइट हैंड साइड को अगर मैं देखूं तो ये बन जा रहा है अंडर द रूट ऑफ 2m अपॉन k मल्टीप्लाइड बाय एल नॉट, और अंदर क्या बच जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 और लिमिट 0 से कैपिटल A तक। सही है यहां तक? अब देखिए जो परेशानी आपको फेस हो रही है वही परेशानी मुझे भी फेस हो रही है, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैथ्स का टीचर तो हूं नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 मुझे भी परेशान कर रहा है। तो चलिए सोचते हैं क्या कर सकते हैं ना। चलिए मैं एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, है ना? तो यहां से dy क्या बन जाएगा, dy बन जाएगा dx अपॉन a। समझ पा रहे हैं आप? तो अब जरा यहां पर देखिए, मैंने y को क्या कह दिया, x अपॉन ए, तो dy बराबर हो गया dx अपॉन ए। तो चलिए इक्वेशन में अगर देखें तो t बाय 4 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, t बाय 4 की वैल्यू आ जा रही है अंडर द रूट ऑफ 2m अपॉन k इंटू एल नॉट। और अब मैं dx को क्या लिख सकता हूं, मैं dx को लिख सकता हूं a इंटू dy। अच्छा, अब यहां पर जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो ये दिया हुआ है a की पावर 4 माइनस x की पावर 4, तो x की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, x की पावर 4 को लिख सकता हूं a की पावर 4 इंटू y की पावर 4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे a को बाहर निकालना था। तो देखिए बड़े आराम से यहां से a बाहर निकल आएगा, तो t अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ 2m अपॉन k एल नॉट। ए बाहर, ए तो चलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, क्योंकि ए जो है वो तो एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है। और यहां से क्या बाहर निकल गया, ए की पावर 4 जो है ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 4। अच्छा ये बताइए y की लिमिट अब क्या रखें, y की लिमिट आप सोचिए कि x पे डिपेंड कर रहा है। जब x की वैल्यू 0 है ना, तो y की वैल्यू भी 0 है। और जब x की वैल्यू कितनी हो जा रही है, कैपिटल A, तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 1। सही है यहां तक? तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि जो t बराबर कितना आ रहा है, फोर्थ को इधर भेज देते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर ये चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 4 4 16 2 32, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 32m अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय एल नॉट अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 4, और यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से 1। सही है यहां तक? तो अब आप ये चीज देखिए कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है, ये तो पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट हो गया। सही है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि टाइम पीरियड बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन ए पे। समझ पा रहे हैं अब बात? बाकी सारी चीजें तो क्या हो गई, यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, लेकिन वेरिएबल क्या रह गया, एम्पलीट्यूड। तो अलग अलग एम्पलीट्यूड के केस में टाइम पीरियड क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो मैंने कांस्टेंट बोल करके क्यों निकाल लिया था इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि किसी पर्टिकुलर ऑसिलेशन के लिए तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, राइट? लेकिन अब मैं यहां पर बात क्या कर रहा हूं कि टाइम पीरियड ओवरऑल किसका फंक्शन आया, तो टाइम पीरियड आया किसका फंक्शन, 1 अपॉन ए के फैक्टर का फंक्शन आ रहा है। तो हमें ये साफ दिख रहा है अब कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो अब जैसा कि सवाल में हमसे बोला गया था, है ना,
सवाल में बोला गया था कि नया टाइम पीरियड निकालिए, तब जब एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड जब डबल हो गया। तो अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी डैश जो है वो t/2 हो जाएगा। और अपने को सवाल में, है ना, अपने को सवाल में टाइम पीरियड कितना दिया हुआ था, 2 सेकंड दिया हुआ था। तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड अपॉन 2 विच इज 1 सेकंड। तो अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जब मैंने इंटीग्रेशन के बाहर एम्पलीट्यूड को निकाला था तो वो किस लिए निकाला था, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में, है ना, एम्पलीट्यूड मेरा कांस्टेंट था। क्योंकि जब मोशन हो रहा है अप डाउन किसी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के हिसाब से, तो उस केस में तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन इसके हिसाब से मैंने टाइम पीरियड निकाला, है ना, इसके हिसाब से मैंने टाइम पीरियड निकाला, और वो फाइनली किसका फंक्शन आ रहा था, 1/1 के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा करके ऐसा फंक्शन आ रहा था। तो मैं किस चीज से बच गया, मैं ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करने से बच गया, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक ही डिपेंडेंसी अब नहीं रही। बात समझ रहे हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, है ना, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये तो हर केस में सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने y को क्या लिया, x अपॉन एरिया, वो रेशियो है, और वो रेशियो 0 या फिर 1 हो रहा है ना, एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो 0 या फिर 1 हो रही है। तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। इस केस में हमने देखा कि जो टाइम पीरियड है वो कितना आ रहा है, 1 सेकेंड, और ये जो सवाल था ये एसएचएम का नहीं था, ये किसका सवाल था, ऑसिलेशन का था। और ऑसिलेशन का कैसे था, क्योंकि जो फोर्स है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, वो प्रोपोर्शनल आ रहा था माइनस ऑफ एक्स क्यूब के। माइनस साइन क्या बता रहा था कि फोर्स हमेशा रीस्टोरिंग होगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ जो जवाब मैंने दिया वो भी आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो मैं स्टार्टिंग में आपको अपना नंबर दे चुका हूं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड क्लियर योर डाउट्स। ऑलराइट, वील मीट अगेन टुमारो विद अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।